नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर रखी है जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहे हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की, व्याकरण की और काव्य शास्त्र के टेस्ट सीरीज भी हमने प्रारंभ कर रखी है। तो उन सभी से आप जुड़ जाइए। और आज की जो कड़ी हमारी रहेगी वो डॉक्टर नगेंद्र का टेस्ट रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र के टेस्ट के अंतर्गत आज हम टेस्ट 4 करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं टेस्ट 4। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र के लगभग 100 टेस्ट होंगे और हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा भी। और इस टेस्ट या प्रत्येक टेस्ट का जो प्रत्येक प्रश्न है वो व्याख्या सहित रहता है। और ये भी हमने प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक प्रमाणिक सामग्री आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित समझाने का भी प्रयास किया गया है। उसके अलावा उसकी जो व्याख्या की जो PDF है वो भी आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप जुड़े रहिए लगातार। देखिए टेस्ट 4 का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। 1231 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंत गिरिरास के रचयिता है। 1231 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंत गिरिरास के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द। तो कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। टेस्ट की शुरुआत बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा रहेगा। फिर से आपको आदिकाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो टेस्ट 4 है अभी तक लगातार आदिकाल चल रहा है। टेस्ट 5 जो रहेगा वो आदिकाल की भक्ति काल की पृष्ठभूमि या प्रवृत्ति वगैरह पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चलते हैं टेस्ट 4 में। 1231 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ रेवंत गिरिरास के रचयिता है। तो कौन है। ए, बै, से और द। तो बै विजय सेन सूरी। कौन है रेवंत गिरिरास के रचयिता। विजय सेन सूरी है। अब रेवंत गिरिरास क्या था। रेवंत गिरिरास जो है वो इसमें नेमिनाथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है। नेमिनाथ के, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी के बारे में इसमें बताया गया है। और उसके साथ साथ इसमें क्या कुछ है। रेवंत गिरी पर्वत का वर्णन है। नेमिनाथ का वर्णन है। मूर्ति स्थापना का वर्णन है। वास्तुकला के सौंदर्य का चित्रण है, ठीक है। अगर कहीं ऐसी बात आए कि किस रचना में रेवंतगिरी पर्वत का वर्णन है तो रेवंत गिरिरास। नेमिनाथ का रेवंत गिरिरास में जैसे संगत असंगत आ जाता है ना, इस तरह से पूछा जाता है कि रेवंत गिरिरास से संबंधित असंगत कथन है तो 1 नंबर पर आएगा इसमें रेवंतगिरी पर्वत का वर्णन है। 2 नंबर पर आएगा इसमें नेमिनाथ का वर्णन है। 3 नंबर पर इसमें मूर्ति स्थापना का। 4 नंबर पर वास्तुकला का, सौंदर्य का। 5 नंबर पर उपयुक्त सभी का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऐसी कंडीशन में ये सभी के सभी सही रहेंगे, ठीक है ना। मूर्ति स्थापना का अगर जैन जो ग्रंथ है जैन जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले जो मूर्ति स्थापना के बारे में आता है वो इसी रेवंत गिरिरास से ही आता है। चलो चलते हैं आगे। इसमें रेवंतगिरी तीर्थ में नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना, हाँ एक यात्रा का और ध्यान लगा लेना। और वास्तुकला का सौंदर्य का चित्रण है, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं 1213 ईस्वी में, प्रश्न संख्या 2। 1213 ईस्वी में रचित प्रमुख जैन ग्रंथ नेमिनाथ रास के रचयिता है। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। कौन है, ठीक है ना। सुमतिगण, जिनदत्त सूरी, प्रज्ञा तिलक और देवसेन। तो कौन है। उत्तर है हमारे पास सुमतिगण। उत्तर है ए, सुमतिगण। कौन से। नेमिनाथ रास के। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, ठीक है। उन 2 रचनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी है हमने, ठीक है।
एक हमने पढ़ा है दो रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ी 1213 ईस्वी में, कौन सी थी? नेमिनाथ रास। कौन है इसके रचनाकार? सुमतिगण। ये एक प्रकार के ट्रिक से बता रहा हूं, याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और फिर आता है 1213, और 1213 का ही उल्टा आ गया 1231 ईस्वी। इसका नाम क्या है? रेवंत गिरिरास। इसके रचनाकार कौन है? विजयसेन सूरि। विजयसेन सूरि, रेवंत गिरिरास, इसके रचनाकार कौन है? विजयसेन सूरि। अब इसमें एक प्रकार की ट्रिक क्या है? एक तो 1213 ईस्वी, एक 1231 ईस्वी, एक जैसा सन है लगभग। और अपने को क्या ध्यान रखना है? पहले नेमिनाथ रास को, क्योंकि नेमिनाथ का जहां वर्णन है तो पहले नेमिनाथ ही रखेंगे, इसलिए नेमिनाथ को, और उसके बाद रेवंत गिरी रास को रखेंगे। ठीक है, अब नेमिनाथ रास में क्या है? नेमिनाथ में तो नेमिनाथ जी का वर्णन है। ठीक है, और उसके अलावा नेमिनाथ जी व कृष्ण का संवाद भी है। और बात रही रेवंत गिरिरास की, तो रेवंत गिरिरास में क्या है? बात रही रेवंत गिरिरास की, तो रेवंत गिरिरास में क्या है? रेवंत गिरिरास में अभी आपको बता ही चुका हूं कि रेवंत गिरिरास में रेवंत गिरी पर्वत का वर्णन है, और नेमिनाथ और मूर्ति स्थापना का चित्रण है, यात्रा और मूर्ति स्थापना का चित्रण है, वास्तुकला के सौंदर्य का चित्रण है, और ये सारी चीज़ें रेवंत गिरिरास के, और रेवंत गिरी पर्वत का चित्रण बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों ने एक तरह से इनको कॉम्बिनेशन बिठाकर इस तरह से आप लोगों ने याद करना है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक 58 छंदों की रचना है। ये रचना की जो भाषा है वो कौन सी है? रचना की भाषा है अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, रचना की जो भाषा है अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। कौन सी रचना है? नेमिनाथ रास। फिर बता देता हूँ, नेमिनाथ रास कितने छंदों की? 58 छंदों की रचना है। आगे चलते हैं। नेमिनाथ रास में कितने छंद है? 58 छंद है, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम किसने दिए हैं? ए, बैस है या फिर द। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम किसने दिए हैं? ए, बैस है या फिर द। तो किसने नाम दिए हैं ऐसे नाम? बै, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिए ये नाम? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाथ संप्रदाय के। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए जो स्त्री सहचर्य में फंस गए थे, जिनका गोरखनाथ ने उद्धार किया था। ए, बैस है या फिर द। तो कौन थे? द, मत्स्येंद्र नाथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वर्णन दिया गया है। वैसे जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भी दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संपादित है, तो इसमें उन्होंने अधिकतर क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी संदर्भ दिया है, और विशेषकर रामचंद्र शुक्ल का जो संदर्भ है वो ज़्यादा रहता है। क्योंकि आदिकाल से लेकर हम अगर रीतिकाल तक की बात करते हैं या भारतेंदु काल तक भी बात करते हैं, तो अधिकतर जो वर्णन है वो इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आता है, और वहीं से प्रश्न उठाया जाता है। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर, क्योंकि
छोड़कर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सर्व प्रमाणिक जो जानकारी आदिकाल से लेकर जो भारतेंदु युग या द्विवेदी युग की जो प्रमाणिक जानकारी है सर्वाधिक जिसे प्रमाणिक माना जा सकता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ही माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद का जो काल है वो अधिकतर बाहर से दूसरी जगह से है, तो उसको लेकर भी नहीं लिखा जा सकता, उसे छोड़कर भी नहीं लिखा जा सकता। तो गोरखनाथ की ना बात करते बात हम कर रहे थे गोरखनाथ की। स्त्री साहचर्य में कौन? मत्स्येंद्रनाथ। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जलंधरनाथ थे वो आदिनाथ थे। जलंधरनाथ जो थे वो आदिनाथ थे, जिन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जलंधरनाथ जो थे वो पंजाब चले गए थे, वहाँ बालनाथ का एक टीला है, वहीं पर वो बालनाथ का टीला जो है वो जलंधरनाथ जो थे वहीं वहाँ जाकर बालनाथ कहलाए थे। ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि पद्मावत में भी उस बालनाथ के टीले का वर्णन है। इसके साथ साथ उन्हीं जलंधरनाथ के शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ वाममार्ग जो, क्योंकि ये सिद्धों की परंपरा के ही थे, सिद्धों से ही नाथ निकले थे, और अधिकतर जो है पुस्तकों में ये भी दिया हुआ है सिद्धनाथ और सिद्ध शायद ऐसा कुछ, ठीक है ना, बौद्ध सिद्ध और बौद्ध नाथ, इस तरह से, क्योंकि बौद्धों की परंपरा से निकले हुए थे ये। सहजयान और महायान से आगे मंत्रयान, उससे फिर सिद्ध और नाथ, इस तरह से ये इनका क्रम जो निकला हुआ है। तो ये वाम मार्ग अपना लिया था। वाम मार्ग मतलब वाम मार्ग में क्या था कि किसी भी वस्तु का अत्यधिक भोग किया जा सकता था। जिस वस्तु का अत्यधिक मोह है आपको, उस वस्तु का अत्यधिक भोग कर कर उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये वाम मार्ग में था। तो ये क्या है कि इसी वाम मार्ग के तहत ये स्त्री सहचर्य में फंस गए थे, और वहाँ से किसने निकाला था? गोरखनाथ ने निकाला था। और ऐसा एक दोहा भी है कि भाग मच्छंदर गोरख खायो, भाग मच्छंदर हे मत्स्येंद्रनाथ यहाँ से भाग जाओ क्योंकि गोरखनाथ जी आ रहे हैं। चलो चलते हैं आगे। गोरखनाथ में उनके जीवन काल का असंगत क्रम छांटिए। गोरखनाथ जी व उनके जीवन काल का असंगत क्रम छांटिए। ये जो संपूर्ण प्रश्न है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं। अब वहाँ जाकर देखेंगे तो ये मिल जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो 9वीं शती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल भी 13वीं शती मानते हैं। तो असंगत हमें क्या छांटना है? असंगत छांटना है, ठीक है। क्या छांटना है? असंगत छांटना है। तो असंगत की बात करते हैं तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल जो है वो हमें असंगत नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने इनका जो समय है वो क्या माना है? 11वीं शती माना है। क्या माना है? 11वीं शती माना है। अब समय की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी शती मानते हैं? 9वीं शती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सी शती मानते हैं? 13वीं शती मानते हैं। अब एक नाम और आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी कौन सी शती मानते हैं? 13वीं शती। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया गया है कि प्रबल मत, सर्वाधिक समर्थित मत और सर्वाधिक प्रमाणिक मत जो है वो भी यही है कि 13वीं शती। गोरखनाथ का जो काल था वो 13वीं शती ही था। अतः 13वीं शती मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और सर्वसम्मति से 13वीं शती। राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी है वाले जो है वाले राहुल और हजारी ये दोनों 9वीं शती मानते हैं। 845 से तात्पर्य 9वीं शती ही है। और जो पीताम्बर दत्त वर्थवाल अकेले है वो अकेले 11वीं शती मानते हैं। चलो चलते हैं आगे। अभी आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 7 पर। गोरखनाथ व उनकी रचनाओं की संख्या से संबंधित असंगत कथन है। गोरखनाथ व उनकी रचनाओं से संबंधित रचनाओं की संख्या से संबंधित असंगत कथन है। तो क्या बताया गया है यहाँ कि मिश्र बंधु 9 मानते हैं, पीताम्बर दत्त वर्थवाल जो है वो 14 मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो 32 मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो 35 मानते हैं। तो कौन कौन कितनी कितनी रचनाएं मानता है इसका हमें क्या देखना है? असंगत कथन देखते हैं। तो मिश्र बंधु 9 मानते हैं, बिल्कुल सही है। पीताम्बर दत्त वर्थवाल 14 रचनाएं मानते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 32 नहीं मानते, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो 28 रचनाएं मानते हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह 35 रचनाएं मानते हैं। उत्तर हमारा स है। अब हम गोरखनाथ की बात करते हैं, देख लेते हैं कहीं आगे प्रश्न ना हो, नहीं तो हम गोरखनाथ की बात, हाँ ठीक है प्रश्न है आगे, एक बार फिर बात करेंगे।
गोरखनाथ की रचना नहीं है, गोरखनाथ की रचना नहीं है। ए बैस है या फिर द। शब्दी पद प्राण सांकली आनंदावली, तो कौन सी नहीं है? आनंदावली जो है वो गोरखनाथ की रचना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कौन सी रचना जो है गोरखनाथ की नहीं है? आनंदावली। शब्दी पद और प्राण सांकली, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ की रचनाओं की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या है। एक ट्रिक है, ट्रिक ऐसी है कि क्रम से बनाई गई है। ट्रिक क्रम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक ही बनाई गई, उसको इस क्रम से याद करने का प्रयास किया गया है स्वर के साथ। जैसे हमें जो गीत होते हैं वो बड़ी आसानी से याद रह जाते हैं, तो कारण क्या रहता है? क्योंकि वो स्वरों से बंधे होते हैं। जो चीज़ स्वरों से बंधी होती है, कविता इसलिए, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि गद्य से अधिक जो है कविताएं अच्छे से याद हो जाती है, और कविताएं पढ़ने में भी अधिक आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो स्वर से जुड़ी रहती है। तो उसी स्वर की वजह से मैंने इनको स्वरबद्ध करने का प्रयास किया। किस प्रकार? जैसे पहले गोरखनाथ की रचना, गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो पीताम्बर दत्त, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के काव्य को गोरखबानी में संपादित किया है। गोरखबाणी में गोरखनाथ की 14 रचनाएं मानी गई है। ठीक है ना? कितनी रचनाएं मानी गई? 14 रचनाएं। किसने मानी है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ये पढ़ चुके हैं हम पहले। किसमें? गोरखबाणी में। किसमें मानी है? गोरखबाणी में। गोरखबाणी की रचना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में गोरखबाणी की रचना हुई थी। ठीक है, अब ये 14 रचनाएं जो उनकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, किस प्रकार याद करेंगे ट्रिक? ट्रिक ये है कि इसको इस क्रम में बांध लीजिए। जैसे 1 नंबर पर आ जाता है शब्दी, 2 नंबर पर आ जाता है पद, 3 पर आ जाता है प्राण सांकली, 4 पर आ जाता है शिष्य दासन। शब्दी पद प्राण सांकली 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 शिष्य दासन। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर पर आ जाइए। 5 नंबर पर हम आते हैं पंचमात्र, 6 पर सप्तवार और 7 पर हम आ जाते हैं 15 तिथि। ये देख लिए एक जैसे अंक वाले जो है वो एक जैसे, पंचमात्र, सप्तवार और 15 तिथि। पंचमात्र, सप्तवार और 15 तिथि। इसके बाद आ जाता है 8 पर ज्ञान तिलक और ज्ञान चौंतीसा। ये भी आप देख सकते हैं एक जैसी रचनाएं हैं, ज्ञान वाली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौंतीसा। इनको इसी तरह से जब आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसकी एक जो है चित्र जो है
ठीक है ना, आपके सामने हमेशा उपस्थित रहेगा। एक चित्र जो है आपके मतलब दिमाग में बन जाएगा, मस्तिष्क में बन जाएगा, जो आपको हमेशा याद रहेगा, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौंतीसा। इसके बाद आता है 10 नंबर पर मच्छिंदर गोरखबोध। 11 नंबर पर आत्मबोध। और 12 पर नरवे बोध। मच्छिंद्र गोरखबोध, आत्मबोध और नरवे बोध। मच्छिंद्र गोरखबोध, आत्मबोध और नरवे बोध। और फिर आ जाता है 13 नंबर पर हमारे पास आ जाता है अभय मातर जोग। ये दो की कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करनी पड़ेगी, अभय मातर जोग और रोमावली। ठीक है, अभय मातर जोग और रोमावली। इस तरीके से आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। पहले क्या याद करोगे? शब्दी, पद, प्राण सांकली और शिष्य दर्शन। फिर आप याद करोगे पंचमातर, सप्तवार और 15 तिथि। फिर आप याद करोगे ज्ञान तिलक और ज्ञान चौंतीसा। फिर आप याद करोगे मच्छिंद्र गोरखबोध, आत्मबोध और नरवे बोध। फिर आप याद करोगे अभय मातर जोग और रोमावली। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा है, और जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इनको साहित्य की श्रेणी में रखा है। इसको आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में देख सकते हैं जाकर। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ किस से संबंधित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ किस से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, चाहे डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में देख सकते हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के। सिद्धों से किससे संबंधित है? सिद्धों से, नाथों से, जैनों से, या कोई नहीं से। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या लिखा हुआ है? सिद्ध सिद्धांत है। तो सिद्ध लिखा हुआ आता है तो हमें लगता है कि सिद्धों से होगा, लेकिन नहीं, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ जो है वो किससे है? नाथों से संबंधित है। अच्छे से गांठ बांध लेना कि किससे संबंधित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो नाथों से संबंधित है। इसी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग का, किसका? हठ योग का वर्णन किया गया है। हठ योग में है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, अर्थात इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। सूर्य और चंद्र के योग को क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। हाँ, इनकी कुछ पंक्तियां हैं। क्या है? नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, ऐसा मन ले जोगी खेले, जब अंतरी बसे भंडारा। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, याद कर लेना। ठीक है ना। अंजनमाई निरंजन बेट्या तिलमुख बेट्या तेलम। ठीक है ना, अंजनमाई निरंजन बेट्या तिलमुख बेट्या तेलम। इस तरह से आप पहली लाइन याद कर सकते हैं। कौन कौन सी है? नौलख पातरी आगे नाचे, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, और उसके बाद आता है अंजनमाई निरंजन बेट्या। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ भी इसी तरह से तैयार मिलेगी आपको। खुमान रासों के रचयिता है ए, बैस है या दै? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उत्तर दे सकते हैं बड़ी आसानी से। खुमान रासों के रचयिता है ए, बैस है या दै? तो ए, दलपति विजय। खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। खुमान रासों से संबंधित असंगत कथन छांटिए। खुमान रासों से संबंधित असंगत कथन छांटिए। यह 5000 छंदों का ग्रंथ है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। यह 13वीं शती की रचना है। तो उत्तर है हमारे पास द। यह 13वीं शती की रचना नहीं है, यह 9वीं शती की रचना है। कौन सी शती की? 9वीं शती की। बाकी सभी है। खुमान रासो क्या है? यह 5000
कितने? 5000 छंदों का ग्रंथ है। इसकी हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना संग्रहालय में है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। याद रख लेना कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। और यह 9वीं शती की रचना है। ठीक है। कुमार रासों के बारे में थोड़ा सा और है। शुक्ल के अनुसार ये 9वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी की रचना थी? पहले बता ही चुके हैं आपको कि 9वीं शताब्दी की रचना थी। लेकिन किसकी है? चित्तौड़ के नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। चित्तौड़ के नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हम देखते हैं, प्यू चित्तौड़ न आवियो सावण पहली तीज, प्यू चित्तौड़ न आवियो सावण पहली तीज। यह वीर रसात्मक क्या है? प्रबंध काव्य है। वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों की रचना किसने की थी? नामा भाट ने की थी। ठीक है, याद रख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बिसलदेव रासों से संबंधित असंगत कथन है। बिसलदेव रासों से संबंधित असंगत कथन है। इसका रचना काल 1155 ईस्वी है। रचयिता नरपति नालय है। यह गीति काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। तो देख लेते हैं क्या है। इसका रचना काल 1155 ईस्वी है, बिल्कुल सही है। रचयिता नरपति नालय है, बिल्कुल सही है। यह गीति काव्य है, यह भी बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ब्रज है, ये नहीं है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी है। ठीक है ना। और राजस्थानी में भी क्या? मारवाड़ी। राजस्थानी की उपबोली मारवाड़ी की बोली गोड़वाड़ी। मतलब अगर गोड़वाड़ी लिखा है तो भी सही है, मारवाड़ी लिखा है तो भी सही है, और राजस्थानी लिखा है तो भी सही है। वास्तव में ये कौन सी भाषा बताइए इसकी? कि राजस्थानी की उपबोली मारवाड़ी की बोली जो गोड़वाड़ी है उसमें बिसलदेव रासों की रचना की गई है। अब बिसलदेव रासों के बारे में क्या है? 1155 ईस्वी, 1155 ईस्वी है। इसका जो वर्णन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया गया है। किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका वर्णन करते हैं? वो इस प्रकार करते हैं कि 1272 मजारी, 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो 1272 लिखा हुआ जो पद है वो 1272 है। तो 72 को वो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल में विशेष रूप से उसको बताया गया कि 1272 का किस प्रकार उन्होंने 1212 विक्रमी संवत माना है। 1212 विक्रमी संवत माना है। जब 1212 हम संवत की बात करते हैं तो 57 निकालने पर वो पीछे बच जाते हैं 1155 ईस्वी। और यही काल जो है इसी पद का जो संदर्भ है डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है 1272 वाला का। रचयिता नरपति नालय है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मोतीलाल मेनारिया है वो जो है, एक मिनट, जो 1155 है, डॉक्टर नगेंद्र भी 1155 ईस्वी मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल भी 1155 ईस्वी मानते हैं। लेकिन मोतीलाल मेनारिया जी, क्या नाम है? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया जो है वो इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, 16वीं शती की, जो अमान्य है अधिकतर। और रचयिता की बात करते हैं नरपति नालय, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे नरपति नालय की रचना मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी इसे नरपति नालय की ही रचना मानते हैं। लेकिन जो ये मोतीलाल मेनारिया जी है ये कहते हैं कि गुजराती कवि नरपति था, कोई गुजराती कवि नरपति, मतलब ये उसे उस नरपति को न मानकर किसी दूसरे नरपति को मानते हैं। ये नरपति नालय को मानते हैं, ये गुजराती कवि नरपति को मानते हैं। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है उसके बाद नाम नहीं बताऊंगा, वो किसी और को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, क्योंकि उसका प्रश्न आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो न तो नरपति नालय को मानते हैं, वो ये स्पष्ट लिखते हैं कि नरपति नालय, ये सिद्ध हो चुका है कि नरपति नालय जो है वो बिसलदेव के समय के नहीं थे। किसके?
बिसल देव के समय के नहीं थे। अब बिसल देव की बात आती है तो बिसल देव को भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। आगे प्रश्न ना आ जाए कहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, अभी कड़ी में आएगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बिसल देव की हम बात करते हैं तो क्या बात आती है, बात ये आती है कि बिसल देव जो था वो उपनाम था किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। किसका, विग्रहराज चतुर्थ का उपनाम था। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ का उपनाम था बिसल देव को विग्रहराज चतुर्थ किसने माना है, शुक्ल ने, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि शुक्ल ने किसने क्या क्या माना है। अब बिसल देव अपने पास जो मुख्य नाम है वो क्या है, बिसल देव। अब बिसल देव को किसने क्या क्या माना है, जो शुक्ल है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं विग्रहराज चतुर्थ, और जो नगेंद्र है वो विग्रहराज तृतीय। जो बच्चन सिंह हैं बच्चन सिंह की बात करते हैं तो वो भी क्या मानते हैं, विग्रहराज तृतीय ही मानते हैं। तो ये चलता रहता है, लेकिन सर्वप्रमाणिक विग्रहराज चतुर्थी आता है, ठीक है ना। और दोनों आएंगे तो शायद बोनस मिल जाएगा, क्योंकि इतिहास में अलग अलग दे रखा है। बच्चन सिंह के इतिहास में तृतीय दे रखा है, और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में तृतीय दे रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में चतुर्थ दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, तीर में तुक्के नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में और अगर कुछ लिखा है तो। बिसल देव रासो में भोज परमार की पुत्री, बिसल देव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान, ठीक है ना। बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। यहां मैंने बिसल देव तृतीय क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हम किसका वर्णन कर रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने यहां विग्रहराज बिसल देव तृतीय लिखा है। क्या लिखा है, बिसल देव तृतीय ही लिखा है। शुक्ल के अनुसार बिसल देव रासो विग्रहराज चतुर्थ का उपनाम था, कोई समस्या नहीं है। नगेंद्र ने बिसल देव तृतीय का काव्य माना है। बच्चन सिंह के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का नहीं, विग्रहराज तृतीय का काव्य हो सकता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने भी विग्रहराज तृतीय माना है। तो कहने से तात्पर्य है कि डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है ना। डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन सभी ने क्या माना है, विग्रहराज तृतीय माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो चतुर्थ माना है। रचनाकार की बात करते हैं, ये हो चुका है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, यह तो निश्चित है, मैं बता चुका हूं कि नरपति नालय बिसल देव का समसामयिक कवि नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में और लिखते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। सामान्य की साहित्य पिंगल भाषा कहलाती थी। तो राजस्थानी में जो था वो दो प्रकार की भाषाएं चलती थी, डिंगल और पिंगल, ठीक है ना। जो ब्रज भाषा मिश्रित भाषा थी वो पिंगल भाषा कहलाती थी। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो साहित्य की भाषा थी वो पिंगल थी, अतः ये रचना जो है साहित्यिक नहीं है। देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है। अपने जब शुरुआत में वीर गाथा काल पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल पढ़ते हैं, तो वो वीर गाथा काल नाम देने के लिए 12 रचनाओं का वर्णन करते हैं। उन 12 रचनाओं में वो 4 रचनाएं जो है वो क्या मानते हैं, उन 4 रचनाओं को वो मानते हैं साहित्यिक, और बाकी 5 से लेकर 12 तक की रचनाएं हैं उन्हें देश काव्य भाषा, ठीक है ना, या देसी काव्य भाषा के ग्रंथ मानते हैं। तो जो देसी काव्य भाषा है उसके अंदर बिसल देव का नाम हम वहाँ देखते हैं। प्रश्न 13 है, हमीर रासों के रचयिता है, ए, बैस है या फिर द। हमीर रासों के रचयिता है तो कौन है,
शारंगधर। हमीर रसों के बारे में हम बात करते हैं तो हमीर रसों के बारे में ऐसा कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कि प्राकृत पेंगलम विद्याधरकृत प्राकृत पेंगलम में मिले कुछ छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रसों की कल्पना की है। और यही बात डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम में मिले कुछ छंदों के आधार पर हमीर रसों की कल्पना की है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या कहते हैं कि हमीर जो नाम था वो किसी पात्र का नाम नहीं था, वो अमीर व्यक्ति के लिए एक विशेषण था। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो हमीर के बारे में आगे चलते हैं, देखते हैं हमीर के बारे में क्या है। हमीर की भाषा भी शायद जो राजस्थानी होगी। प्राकृत पेंगलम हमीर शब्द अमीर का विग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासों की। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपभ्रंश की परंपरा का समापन हमीर रासों से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश की परंपरा का समापन किस रचना से मानते हैं? तो किस रचना से मानते हैं? हमीर रासों से। फिर आता है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का मानना है कि हमीर रासों शारंगधर की रचना नहीं हो सकती क्योंकि शारंगधर हमीर के समय में नहीं थे। यही बात कौन कहता है? यहाँ माता प्रसाद गुप्त किसके लिए कह रहे हैं? हमीर रासों के लिए। लेकिन जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ऐसी ही बात वो किसके लिए कहते हैं? बिसलदेव रासों के लिए कहते हैं। जिस प्रकार बिसलदेव ने हरिकेली नाटक, बिसलदेव ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक की। उसी प्रकार हमीर ने भी किस नाटक की रचना की थी? श्रृंगार हार की रचना की थी। राहुल सांकरत्यान के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? राहुल सांकरत्यान के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? ए, बैस है या द? तो कौन है? ए, जज्जल। कौन है हमीर रासों के रचनाकार? जज्जल। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से प्रचलित रासों काव्य है ए, बै, से या फिर द। तो कौन सा है? ए, परमाल रासों। आलाखंड का परमाल रासों नाम से प्रकाशन, आलाखंड का परमाल रासों नाम से प्रकाशन किस नाम से? परमाल रासों नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? ए, बै, से या फिर द? तो किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। अब दो चीजें आ गई, एक नाम आ गया परमाल रासों, एक नाम आ गया आलाखंड। पहला नाम कौन सा है? आलाखंड। आलाखंड। ठीक है ना। इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। किसने करवाया था? फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था? फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने। अब आता है दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है हमारे पास? परमाल रासों। दूसरा नाम क्या है हमारे पास? परमाल रासों है। परमाल रासों का प्रकाशन किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। कहां से करवाया था? नागरी प्रचारणी सभा से। कहां से करवाया था? नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मूल रासों का पता नहीं है, इसकी केवल गूंज मात्र हमें मिलती है। गूंज मात्र की जहां भी बात आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लिख सकते हो। उसके अलावा जो बात है आलाखंड, दो वीर सेना नायकों की वीरता का चित्रण है। एक का नाम है आला और दूसरा है उद्दल। आला और उद्दल दो वीर सेना नायकों की वीरता का इसमें
चित्रण किया गया है जो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के दिनों में गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? परमाल रासो है या आला खंड है? परमाल रासों में छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। याद रख लेना, परमाल रासों में छोटी बड़ी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि ए बै स या द तो चंद्रबरदाई को माना है हिंदी का प्रथम महाकवि। क्या? महाकवि। अब अगर कवि की बात करते हैं कि कवि किसे माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है, तो बात करते हैं हम मुंज कवि की। किसकी बात करते हैं हम? मुंज कवि की, कि मुंज कवि को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। अब ये आ जाता है महाकवि। महाकवि तो ये माना है, लेकिन महाकाव्य किसे माना है? महाकाव्य माना है चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को। किसको? पृथ्वीराज रासो को उन्होंने माना है। ठीक है। और सरैपा को सर्वसम्मति से भी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है और राहुल सांकृत्यायन ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। वैसे रामकुमार वर्मा ने भी माना है, सभी ने माना है, यहाँ तक डॉक्टर नगेंद्र भी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरैपा को ही मानते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपभ्रंश का प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वीराज रासो के संस्करण और उनमें निहित छंद का असंगत क्रम छांटिए। प्रथम संस्करण 16,306 छंद, द्वितीय संस्करण 7,000 छंद, तृतीय संस्करण 3,500 छंद, चतुर्थ संस्करण 1,800 छंद। जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कृत महाकवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो जो है उसके अलग अलग संस्करण प्रकाशित हुए थे और प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई थी और इस पर बहुत लंबा जो मैटर उपलब्ध हो सकता है, इस पर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिसे आप देख लेना। प्रथम संस्करण 16,306 छंद बिल्कुल सही है। द्वितीय संस्करण 7,000 छंद ये भी सही है। तृतीय संस्करण 3,500 छंद ये भी सही है। लेकिन जो चतुर्थ संस्करण है ये सही नहीं है। चतुर्थ संस्करण में 1,800 नहीं 1,300 छंद थे, जिसे दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रमाणिक ग्रंथ माना है। उनका कहना है कि यही जो है वो प्रमाणिक है। उसके बाद हम बात करते हैं 16,306 छंद है, इसमें कितने समय हैं? 69 समय हैं। ठीक है। कितने समय? 69 समय, जिसमें से 59 समय जो है वो तो किसने लिखे थे? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। और जो 10 समय थे वो उनके पुत्र जज्जल ने लिखे थे। उनके पुत्र जज्जल ने लिखे थे। पृथ्वीराज रासो के संस्करण वह जहां वे पृथ्वीराज रासो के संस्करण आपने देख ही लिया प्रथम संस्करण, और जिस संग्रहालय में सुरक्षित है उसका हमें क्या बताना है? असंगत क्रम बताना है। क्या बताना है हमें? असंगत क्रम बताना है। अब हम देखते हैं प्रथम संस्करण कौन था प्रथम संस्करण जिसके अंदर 16,306 छंद थे और 69 समय। ठीक है। द्वितीय संस्करण जिसमें 7,000 छंद थे, कहाँ है? अबोर व बीकानेर संग्रहालय में। तृतीय संस्करण जिसमें 3,500 छंद थे, बीकानेर संग्रहालय में। चतुर्थ संस्करण जिसमें 1,300 छंद थे, जयपुर संग्रहालय में। तो असंगत जो है वो ये है। चतुर्थ संस्करण जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के पास है, वो ही इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है। अ बैस है या फिर द, अ बैस है या फिर द, तो कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अप्रमाणिक क्यों नहीं माना है? क्यों नहीं माना है तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो का जो संपादन किया था, पृथ्वीराज रासो का जो संपादन किया था वो किसने किया था? प्रकाशित किसने करवाया था? उसको किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। अगर श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसका संपादन करेंगे तो फिर वो इसे अप्रमाणिक
क्यों मानेंगे? तो वो इसे क्या मानेंगे? प्रमाणिक मानेंगे। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर हैं। डॉक्टर वुलर ने क्यों माना था अप्रमाणिक है? क्योंकि डॉक्टर वुलर को जो है कश्मीर में पृथ्वीराज विजय जयानक कृत, किसके द्वारा? जयानक। ऐसा कहा जाता है कि जानक का जो समय था वो पृथ्वीराज के समय से मेल खाता है। और जब डॉक्टर वुलर को जानक कृत पृथ्वीराज समय रचना कश्मीर में मिली और उसको पढ़ा तो उनको पता चला कि जो पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं हैं वो इतिहास से मेल खाती है और पृथ्वीराज रासो की जो घटनाएं हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो का जो बहुत बड़ा संस्करण है बंगाल, ठीक है ना, कि एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पत्रिका, ठीक है ना, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी जो पत्रिका है वहाँ से पृथ्वीराज रासो का एक बहुत बड़ा संस्करण निकलने वाला था, लेकिन डॉक्टर वुलर ने फ़ोन करके उसे उसके प्रकाशन को रातों रात ही रुकवा दिया था। इसलिए डॉक्टर वुलर इसको अप्रमाणिक मानते हैं। और उसी पृथ्वीराज विजय समय जो है इसी को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी को प्रमाणिक मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी पृथ्वीराज रासो की भाषा को बेठिकाने की भाषा कहा है। पहले पढ़ चुके हम, बेठिकाने की भाषा कहा है और इसे जाली ग्रंथ भी कहा है। क्या कहा है? जाली ग्रंथ भी कहा है। मुंशी देवी प्रसाद जो है वो भी इसे क्या मानते हैं? अप्रमाणिक ही मानते हैं। इस पर अलग से प्रमाणिक और अप्रमाणिक की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी ट्रिक की, ठीक है ना। रघुनाथ चरित हनुमंत करित भूप बोज उद्रिय जिमी पृथ्वीराज सूजस कवि चंद्रकृत चंद नंद उद्रिय तिमी। उपयुक्त पंक्तियां किस महाकाव्य से उद्धृत है? ए बैस है या फिर दे? तो किससे है ये? पृथ्वीराज रासो से। किससे उद्धृत है? पृथ्वीराज रासो से उद्धृत है। तो अभी मैं एक आपको चलते चलते वो ट्रिक और बता देना चाहता हूं। तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ट्रिक के लिए आप अलग से वीडियो देख लेना। यहीं पर अपने चैनल पर ही आपको पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक और अप्रमाणिक का थोड़ा अलग से याद करोगे तो अलग से आपको अच्छे से उसको लिख पाओगे और अच्छे से उस ट्रिक को याद कर पाओगे। बहुत ही आसान है। 2 पंक्तियों के अंदर आपको प्रमाणिक वाले, अप्रमाणिक वाले और अर्ध प्रमाणिक वाले और चतुर्थ मत जो है नरोत्तम स्वामी का वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण करवाया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट भी आप लगातार देखते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार पढ़ते रहिए, मन लगाकर जी जान लगा दीजिए। जय हिंद और जय भारत।